बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। बच्चों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है फिज़िक्स में। बच्चों ये जो चैप्टर आता है ये मैकेनिक्स ब्रांच के अंडर आता है। फिज़िक्स में मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसके अंडर हम किसी बॉडी की रेस्ट और या मोशन जो कंडीशन होती है, जो उसके अवस्था होती है रेस्ट की या मोशन की, यानी कि या तो वो रुकी हुई होती है या वो गति कर रही होती है, तो उस अवस्था को जो हम स्टडी करते हैं उसे हम करते हैं उस मैकेनिक्स के अंडर। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम रेस्ट और मोशन को स्टडी करते हैं, बॉडी की रुकी हुई अवस्था या बॉडी की गति करने वाली अवस्था को स्टडी करते हैं। उसमें हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करते। कॉज ऑफ मोशन जो कहा जाता है वो फोर्स को कहा जाता है, बट फोर्स एक्चुअली में कॉज ऑफ मोशन नहीं होता, बट यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स ही है। तो काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को स्टडी नहीं करते, केवल एक्सेलरेशन तक स्टडी करते हैं। और डायनेमिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम रेस्ट और मोशन स्टेट को स्टडी करते हैं, बट उसमें हम कॉज ऑफ मोशन के साथ स्टडी करते हैं, यानी कि फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स के अंडर आएगा जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहीं भी हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, इसमें हम एक्सेलरेशन तक जाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी फोर्स नहीं आएगा। ये अलग बात है कि फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन होता है, जो डिटेल में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मोशन। तो मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति। तो मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी बॉडी को किसी एक रेफरेंस बॉडी या पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में कहेंगे या गति में कहेंगे, अगर बॉडी की जो पोजीशन है वो रेफरेंस बॉडी या रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो। मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, उसे आप ध्यान से समझिएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा मोशन। मान लेते हैं कि ये एक रोड है और रोड पर एक ये पोल है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार है, कार ए। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। और ये एक कार है, कार बी, ठीक है। कार ए की डिस्टेंस पोल से है 2 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन A to B is 2 मीटर अगेन। एंड सपोज कार ए के अंदर जो ड्राइवर है वो अब उसकी जो है आग लग गई है और वो यहाँ पर रुका हुआ है, कार रुकी हुई है, वो सो रहा है। यहाँ पे कार बी भी रुकी हुई है। अब ये मत सोचिएगा कि बीच रोड पे कैसे रुक रखी है कार, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे और कोई भी कार नहीं आ रही, केवल ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो कार ए, दोनों ड्राइवर सो रहे हैं और कार न्यूट्रल पे है, कार बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। तो अगर हम स्टॉप वॉच ऑन करके ये चेक करें कि क्या टाइम के साथ कार ए की पोजीशन पोल के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, आप टाइम मेज़र कर रहे हैं, टाइम के साथ आप इसका पोजीशन मेज़र कर रहे हैं। तो 1 सेकंड पर पोजीशन मेज़र करेंगे 2 मीटर, 2 सेकंड पर 2 मीटर, 3 सेकंड पर 2 मीटर, क्योंकि मूव ही नहीं कर रही, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। तो आप कहेंगे क्योंकि टाइम के साथ कार ए की पोजीशन पोल के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो कार ए पोल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी कि रुका हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पोल की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में देखें, तो आप अगर चेक करेंगे तो क्या ए से देखने पर पोल की पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। आप स्टॉप वॉच ऑन करके देखिए, पर पोल तो उसी पोजीशन पर रहेगा, टाइम के साथ पोल की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो आप कहेंगे पोल भी कार ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, रुका हुआ है। इसी तरह से अगर आप पोल ए और बी की बात करें, तो क्या, क्योंकि ये ड्राइवर सो ही रहा है, कार मूव नहीं कर रही है, तो क्या पोल के रेस्पेक्ट में जो बी की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। कार की पोजीशन चेंज नहीं होगी, आप स्टॉप वॉच ऑन करके टाइम देखते रहेंगे, लेकिन पोल की पोजीशन चेंज नहीं होगी बी के रेस्पेक्ट में, और बी की पोजीशन चेंज होगी एक पोल के रेस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे कि बी पोल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जब भी मोशन देखा जाता है किसी के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। यहाँ मैं बी के पोजीशन का मोशन या रेस्ट चेक करना चाहता हूँ पी के रेस्पेक्ट में। तो बी की पोजीशन क्योंकि चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे बी पोल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है।
पोल की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे पोल भी बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, पोल भी रुका हुआ है। ठीक है, अब दोनों ड्राइवर की मान लो नींद खुलती है। अब ये क्या करते हैं, दोनों दोस्त हैं तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड से कार ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं और पैरेलली मूव करते हैं। दोनों ही 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहे हैं और पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो देखिए 1 सेकंड बाद आपने स्टॉप वॉच ऑन कर रखी है, 1 सेकंड बाद मान लो कार ए यहाँ आ गया, कार बी भी इसके पैरेलल यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, अगले सेकंड में कार ए यहाँ आ गया, कार बी यहाँ आ गया, नेक्स्ट सेकंड में कार ए यहाँ आ गया, कार बी यहाँ आ गया। तो जब आप देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। हो सकता है ये अब 7 ये कुछ 10 हो, ये 15 हो, मतलब समथिंग। बट देखने वाली बात है कि पोल के साथ जब आप चेक करेंगे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो कार की पोजीशन पोल के साथ के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, कार की पोजीशन पोल के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तब आप कहेंगे क्योंकि पोल के रेस्पेक्ट में कार ए की पोजीशन चेंज हो रही है तो कार ए पोल के रेस्पेक्ट में मोशन में है, कार ए पोल के रेस्पेक्ट में मोशन में है। इसी तरह से अगर हम पोल की पोजीशन कार ए के रेस्पेक्ट में देखें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप कार ए में बैठे हैं और पोल को देखें तो वो पीछे जाते हुए नजर आएगा। पीछे जाते हुए एक्चुअली वो नहीं जा रहा, लेकिन कार ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो पीछे जाते हुए नजर आएगा। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि कार ए की रेस्पेक्ट में पोल की पोजीशन चेंज होती हुई नजर आएगी। पहले यहाँ, फिर यहाँ से देखेंगे तो ये चेंज हो गई, इधर से देखेंगे तो ये पीछे की तरफ नज़र आ रहा है। तो कार ए के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे कि पोल मूव कर रहा है पीछे की तरफ। पोल के रेस्पेक्ट में कार ए आगे की तरफ मूव कर रही है। पोल से देखोगे, मान लो आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो कार ए आगे जाते हुए नजर आएगी, और कार ए में बैठकर पोल को देखोगे तो पोल पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो पोल के रेस्पेक्ट में कार ए मूव कर रही है, कार ए मोशन में है ईस्ट डायरेक्शन में। बट कार ए से अगर आप पोल ए को देखेंगे तो पोल की पोजीशन चेंज हो रही है और पोल आपको पीछे जाते हुए यानी कि वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो पोल की पोजीशन कार ए के रेस्पेक्ट में वेस्ट की तरफ है। इसी तरह से कार बी की पोजीशन भी पोल के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, तो पोल के रेस्पेक्ट में कार बी भी मोशन में है और कार बी के रेस्पेक्ट में पोल भी मोशन में होगा वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर आप बी से देखेंगे तो पोल पीछे जाते हुए नजर आएगा। बट अगर आप ए और बी को कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है, बट अगर आप कार बी से कार ए को देखेंगे तो हमेशा पोजीशन 2 मीटर ही रहेगी, ये डिस्टेंस 2 मीटर रहेगी। तो कार बी में जो बैठा है वो कहेगा भाई कार ए की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, और कार ए वाला कहेगा बी की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, टाइम तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन कार ए में जो बैठा है वो कहेगा बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बी में जो बैठा है वो कहेगा ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब इन दोनों को एक दूसरे को ये रेस्ट में कहेंगे। तो कार ए एक्चुअली में ये पोल के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, बट कार ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और कार बी ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, रुके हुए हैं, बट ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक दूसरे से देखने पे ऐसा लगेगा। तो मोशन जो बताया जाता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है या कोई बॉडी रेस्ट में है, वो बताने के लिए सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट बताना जरूरी है कि किस रेफरेंस पॉइंट या किस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। जैसे अगर पोल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कार ए मोशन में था, कार बी भी मोशन में था, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट में है। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस बॉडी और पॉइंट। ठीक है, तो मोशन के लिए आपको ये याद रखना है, मोशन ए बॉडी इज said to be in motion with respect to a reference body if position of body changes with time with respect to रेफरेंस बॉडी, यानी बॉडी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं और पोजीशन चेंज हो रही है तो रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। आई थिंक आपको मोशन यानी गति
के बारे में समझ में आ गया होगा, कब हम गति में कहेंगे बॉडी को, कब नहीं कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इसके लिए मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो पहले आपको जाना पड़ रहा है नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर, फिर आपको ईस्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, फिर आपको साउथ की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये सपोज़ 11 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपने एक्चुअली में जो पाथ कवर किया है वो है ये वाला। तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो आपसे अगर कोई कहे कि कितना है डिस्टेंस कवर्ड, तो जो एक्चुअल पाथ कवर किया है उसकी लेंथ को ऐड कर दीजिए, टोटल लेंथ निकाल लीजिए। तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 2 किलोमीटर प्लस 11 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने जो दूरी तय की है वो है 15 किलोमीटर, ठीक है। इस एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप कोई पार्टिकल है वो P पॉइंट पर है और वो M पॉइंट से होता हुआ एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ मान लो वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचता है Q पॉइंट पर, और इसकी रेडियस दे रखी है 7 मीटर। P से स्टार्ट हुआ, M से पास होते हुए Q पे पहुंचा। तो पूछा गया कि कितनी दूरी तय करी है उसने। तो देखिए हमें इस दूरी को निकालने के लिए, डिस्टेंस को निकालने के लिए ये देखना होगा वो कौन से पाथ पे गया है, उसका क्या है रास्ता, उस रास्ते की लंबाई नापनी है। तो अब इसे देख सकते हो कि ये क्या है? सर्कल है। सर्कल का ये हुआ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो लेंथ होगी वो पाई आर होगी, ठीक है। पाई का मतलब 22/7, आर दे रखा है 7 मीटर। तो 22 मीटर दूरी तय की गई पार्टिकल के द्वारा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब जो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। ये भी याद रखिएगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? यानी इसे हिंदी में कहते हैं अदिश राशि, जिसकी दिशा ना हो। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब जिसकी दिशा ना हो। अदिश यानी दिशा नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी होती। उसे बोलते हैं डिस्टेंस या दूरी। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर बताना इनफ है। इसमें कोई दूरी डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग डायरेक्शन आ रही है, तो डायरेक्शन बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इनफ है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब ये हुआ कि पार्टिकल मान लो किसी एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और फिर वो घूमते हुए यहाँ पहुँच गया सी पॉइंट पर। तो पार्टिकल ने अगर दूरी पूछी जाए तो इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम दूरी की बात नहीं करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस। तो ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, जहाँ वो शुरू में था, जहाँ हमने वो स्टार्ट कंसीडर करना शुरू किया, और फाइनली वो यहाँ पहुँचा। तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक आप घर से स्कूल तक जाते हैं मान लो, तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ये 2 किलोमीटर है
ये 11 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, राइट। तो दूरी कितनी आई थी? 15 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन देखा जाए, ठीक है, बच्चे का विस्थापन देखा जाए तो वो होगा 11 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा 11 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले घर में था, फिर वो स्कूल में पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 11 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया? या फिर मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था सर्कल वाला, पार्टिकल P पॉइंट से स्टार्ट करता है और M पॉइंट से होता हुआ Q पॉइंट तक आ रहा है और रेडियस दे रखा है 7 मीटर, ये सेंटर है। पूछा जाता है डिस्टेंस अभी हमने निकाला था 22 मीटर आया था, क्योंकि डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन P से चला वो, तो इनिशियल पोजीशन, Q पर पहुंचा तो ये फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो वो होगी PQ। और PQ कितनी लंबाई होगी? ये तो व्यास है यानी कि डायमीटर है, तो ये लंबाई होगी 14 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर, क्योंकि 7 + 7 14 किलोमीटर। इतना समझ में आया आपको? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 14 मीटर। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, जैसे 11 किलोमीटर लिखा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, या मैंने 14 मीटर लिखा ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसमें डायरेक्शन भी बताने की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी बताने की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें एक डायरेक्शन है भी। देख सकते हो कि यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ देखो कौन सी डायरेक्शन है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है। जब भी हम डायरेक्शन नोटबुक में बनाते हैं तो इस तरह से होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, तो आप लिखेंगे 11 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह, तो इस जगह कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है और उसे कैसे फाइंड किया जाता है। ये और ध्यान रखिएगा कि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर ही होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लिखा है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो भी मीटर ही इसका ऐसा यूनिट होता है। तो बच्चों हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अ मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। What distance he has to walk to reach the field and what is his displacement from his house to the field। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें डायरेक्शन पेपर पे लिखनी होती है तो हम कैसे लिखते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, बोला गया कि मैन 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो मान लो वो यहाँ से चला नॉर्थ की तरफ 50 मीटर गया। ठीक है, ए से बी तक। ठीक है, इस डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 50 मीटर तक गया। उसके बाद 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाना है, तो 20 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया। ये 20 मीटर है, सी पे आ गया, सॉरी 40 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो ये 40 मीटर होगा। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये 40 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ पे सी पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा 20 मीटर ड्यू साउथ, तो साउथ की तरफ जो गया है वो 20 मीटर गया है, तो इधर 20 मीटर आएगा। सपोज वो डी पे पहुंच गया। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, फील्ड पे पहुंचा यहाँ पे डी पॉइंट पर, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। तो डिस्टेंस क्या बताया था? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, यानी जो रास्ता कवर किया गया उसकी लंबाई। 50 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, तो डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 50 + 40 + 20, इसका मतलब 110 मीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बतानी होगी, ये बात नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इस AD की लंबाई निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो AD के बराबर है। अब ये लंबाई कैसे निकलेगी, तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। सपोज दिस पॉइंट इज M, तो अगर BC 40 है तो MD भी 40 होगा, 40 मीटर, और CD अगर 20 है तो BM भी 20 होगा। BA पूरा 50 है, BM 20 है तो MA कितना होगा, 30 मीटर। AD फाइंड करना है। तो आप नोट कर सकते हैं कि ADM ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से हम AD डिटरमाइन कर सकते हैं। तो AD क्या आएगा, AD आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AM स्क्वायर का मतलब है 30, 50 तो AB है, 30 है AM, तो AM है 30 स्क्वायर, और MD कितना है, MD है 40 स्क्वायर। तो इससे मिलेगा 900 + 1600, इससे आपको मिलेगा 2500 AD स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर हम रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा AD = 50 मीटर्स। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 50 मीटर्स मिल जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है 50 मीटर्स। ओके, अब हमें डायरेक्शन भी बताना है। देखिए डायरेक्शन, या तो मैं किसी डायरेक्शन जो बताई जाएगी वो भी किसी डायरेक्शन के रेफरेंस में बताई जाएगी। मान लो मैं ये एंगल निकालता हूँ, ठीक है, मान लो मैं इसे थीटा कहता हूँ, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को आप अगर कंसीडर करें ADM, ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर हो गया 40 और इसका बेस हो गया 30, ठीक है। अगर इस एंगल को हम कंसीडर करें और मैं मान लो tan थीटा लिखूं, tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होता है बाय डेफिनेशन 40/30, 40/30। तो इसका आंसर आएगा tan थीटा = 4/3 या थीटा = tan इनवर्स 4/3। अब ये जो थीटा आ रहा है, ठीक है, ये हम जो डायरेक्शन बता रहे हैं इसकी नॉर्थ डायरेक्शन से देखिए, ये ऐसे, ये एंगल, ठीक है। तो आप इसे बताएंगे कैसे, आप लिखेंगे ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ tan इनवर्स 4/3 है, यानी आप डायरेक्शन जब लिखेंगे इसमें तो आप लिखेंगे tan इनवर्स 4/3 ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ। ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएगा। अगर मैं एंगल चेंज कर देता, मान लो मैं ये एंगल या ये एंगल लेता, तो यहाँ पर आंसर अलग दिखता, मतलब आंसर अलग आता, ऐसा लगता कि आंसर अलग है, लेकिन हम डायरेक्शन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते, वो अलग, लेकिन डायरेक्शन सेम होती। डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन यही रहती। मान लो अगर मैं ये एंगल लेता, ठीक है, ये एंगल फाई होता, तो मैं क्या बोलता, तो मैं बोलता 5 डिग्री या 5 रेडियन नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बताया, वो आया 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 50 मीटर, और डायरेक्शन आया tan इनवर्स 4/3 रेडियन ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे
एवरेज स्पीड। स्पीड, देखिए स्पीड को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग। तो स्पीड दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज का मतलब औसत वेग और इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक क्षण पे जो वेग होगा, ठीक है, क्षणिक वेग। तो ये पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। देखिए एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लो आप बाइक से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से चला पाएंगे बाइक। कभी स्पीड फास्ट होगी, कभी ब्रेकर आएगा, तो हो सकता है आपको स्पीड बहुत कम करनी पड़े, उसके बाद फिर आप थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, फिर हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक आए तो आपको स्पीड और कम करे, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, और इस तरह से कभी स्पीड बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए, आगे आप बढ़ते जा रहे हैं। तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या कहता है? स्पीड अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ एवरेज निकाल रहे हैं स्पीड का, क्योंकि अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग है। कभी फास्ट भी है, कभी कम भी है, कभी ज़ीरो भी है, कभी फिर फास्ट हो गई, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? हम ये नहीं देख रहे कि हर एक मूवमेंट पे क्या है, हम ये देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम। जैसे कि अगर यहाँ पर मान लो 5 किलोमीटर है और यहाँ पर 10 किलोमीटर है, और यहाँ तक पहुँचने में सपोज़ 30 मिनट ले लेते हैं, 30 मिनट से लग गए, तो हमें पूछा जाए एवरेज स्पीड बताओ, तो पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसे में निकालेंगे टोटल टाइम। टाइम कितना है? 30 मिनट। इसे आप सेकंड में चेंज कर दीजिए। सेकंड में चेंज करेंगे तो 30/60, नॉट सेकंड सॉरी, आर, इसे घंटे में चेंज कीजिए तो कितने घंटे हो जाएंगे? आधा घंटा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस है 15 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम जो है आधा घंटा, तो ये आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है आपने यहाँ पर 180 पे भी दौड़ाई हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 10 पे की हो सकता है यहाँ पे फिर 60 पे की हो, लेकिन जो एवरेज आपका रहा है वह 30 किलोमीटर पर आवर। इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंट का मतलब होता है एक मूवमेंट, यानी एक क्षण। तो स्पीड जो एक क्षण में होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला कैसे आएगा? तो अभी स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये तो बताया, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। इस एवरेज स्पीड को हम वी बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। अब इंस्टेंट कैसे मिलेगा? अगर मान लो एक लाइन है और लाइन को मैं छोटा करता जाऊँ अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर आऊँ, जीरो के बराबर नहीं कहा, अप्रॉक्सीमेटली, यानी जीरो के नियर है पर जीरो नहीं है, तो वो क्या बनेगा? वो एक पॉइंट बनेगा, राइट। सिमिलरली ये जो टाइम इंटरवल है, इसको छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं, तो फाइनली जब वो जीरो के करीब पहुंचेगा, जीरो नहीं हुआ, जीरो के बहुत करीब पहुंच गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो होगा एक मूवमेंट, ठीक है, एक क्षण होगा वो। तो इसे कैसे, ये चीज़ कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका है कि एक लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हमने क्या किया? टाइम इंटरवल जीरो की तरफ जा रहा है और जीरो के बहुत क्लोज है, ठीक है। ये चीज़ हमने इस पर अप्लाई कर दी, तो ये चीज़ बहुत कम कर दी, उस मोमेंट में कुछ डिस्टेंस भी कवर हो रहा होगा। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं इससे ds/dt।
इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्पीड विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड v। इंस्टेंटेनियस स्पीड को केवल v लिखेंगे, एवरेज स्पीड को v बार लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आपको मिलेगा ds/dt। ये डेफिनेशन है। मैंने क्या किया, मैंने टाइम इंटरवल को 0 के लगभग बहुत क्लोज कर दिया है। तो 0 के लगभग क्लोज है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब ये एक क्षण पे जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये वो है, और ये पूरा मिल रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक मोमेंट पे क्या स्पीड है। तो आपको ये समझना है कि ये जो फॉर्मूला है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का है, और ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज स्पीड का है। ठीक है। अच्छा, स्पीड की बात की जाए तो स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? स्पीड की SI यूनिट होती है, क्योंकि स्पीड लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की SI यूनिट है मीटर, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो स्पीड की SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात ध्यान रखना। यानी स्पीड में केवल आप मैग्नीट्यूड बताएंगे, आपको स्पीड में डायरेक्शन बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है। देखिए, वेलोसिटी दो तरह की, जैसे स्पीड दो तरह की होती है, वेलोसिटी भी दो तरह की होती है। एक वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा अभी बताया एवरेज, तो एवरेज का मतलब जब कोई मोशन होगा, पार्टिकल एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो उसमें कई उसकी स्पीड वेलोसिटी जो है अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग होगी। जैसे मान लो पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ गया, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा था, ऐसा। तो अगर किसी मूवमेंट पे आप वेलोसिटी को देखेंगे तो इधर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, इधर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर नीचे की तरफ है, फिर इधर। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। ठीक है। और हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल की स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी फिर से बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो इस अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग मूवमेंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो। मैग्नीट्यूड मतलब कभी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कभी 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कभी 100 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हर एक मूवमेंट पर हो सकता है वेलोसिटी चेंज हो रही हो। लेकिन अगर उसका एवरेज ले लिया जाए, एवरेज कैसे होगा? A से B तक गया, तो मुझे नहीं मतलब बीच में क्या हो रहा है, मैं तो सीधा देखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है A से B तक, और मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा। बीच में क्या हुआ मुझे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, जिसे आप कह रहे थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब वो चेंज इन पोजीशन दे रहा है। ये है चेंज इन पोजीशन और ये टाइम। ठीक है। अब चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब है? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन आप माइनस करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। ठीक है। तो इससे आपको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी, इससे आपको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। ओके। अब एवरेज वेलोसिटी इसका मतलब है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एक इंस्टेंट पे बात की गई है कि एक इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है। ठीक है। अब वो कैसे डिटरमाइन करेंगे?
एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला भी हमने देखा वो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जैसे अब हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड किया था वैसे ये निकलेगा। हमें अगर इंस्टेंट पे निकालना है तो मैं एक लिमिट लगाऊंगा और डेल्टा टी को लगभग 0 बना दूंगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए एक लिमिट लगाई जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब ये लिमिट क्या कर रही है, ये लिमिट इस डेल्टा टी को 0 के करीब ले जा रही है, और 0 के करीब ले जा रही है। जब ये अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा तो वो एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अप्रॉक्सीमेटली एक मूवमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऊपर है, और इसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि एक आदमी 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो मान लो वो पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, पर 1 किलोमीटर तक वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। क्यू तक वो 6 किलोमीटर पर आवर, तो पी क्यू है 1 किलोमीटर। उसके बाद क्यू से आर तक जाता है जो 1 किलोमीटर ही है, क्यू से आर तक वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड बताइए फॉर दिस 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड बतानी है। एक्चुअली पी क्यू के लिए एवरेज स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, क्यू आर के लिए एवरेज स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट पी आर, टोटल पी आर जो जर्नी की है उसने, पी से लेके आर तक वो गया है, उसकी एवरेज स्पीड पूछी है। कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि इनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो कि सही सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे नहीं करना, हमें एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। तो एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 किलोमीटर हो जाएगा पी आर के लिए, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कि 2 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। टोटल टाइम हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले पी से क्यू तक का टाइम फाइंड करेंगे, उसके बाद क्यू से आर तक का टाइम फाइंड करेंगे। तो पहले पी से क्यू तक का टाइम फाइंड करते हैं, उसे मैं T1 लिख रहा हूँ। तो टाइम फॉर पी क्यू, यानी पी से क्यू तक का जाने का टाइम, उसे मैं T1 लिख देता हूँ। तो टाइम कैसे निकलेगा? आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा है। तो इस यहाँ पे मुझे निकालना है टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालना है तो मैं केवल पी क्यू को कंसीडर कर रहा हूँ। डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, स्पीड है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर और स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 1/6 आर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, आर ऊपर जाएगा, तो 1/6 आर। इसी तरह से जो टाइम T2 आएगा, टाइम T2 का मतलब जो टाइम हम निकाल रहे हैं क्यू से आर तक का, तो ये क्यू से आर तक के लिए है टाइम T2। तो T2 क्या आएगा? टाइम T2 आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस T2 के लिए भी 1 किलोमीटर ही है और स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो ये बन जाएगा 1/8 आर, ठीक है। तो P से Q तक जाने में टाइम लगा 1/6 आर, और Q से R तक जाने में टाइम लगा 1/8 आर। तो टोटल टाइम कितना लगा वो देखते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो 1/6 आर प्लस 1/8 आर, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। तो इधर इधर 4 और इधर 3 आर, तो इसका आंसर आएगा 7/24 आर। दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच फ्रॉम P to R। आदमी को P से R तक पहुंचने में 7/24 आर टाइम लगा।
मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अब हम निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमने निकाला 7/24 आर। तो ये आएगा 24 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 48/7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड है फॉर वॉक। आदमी इस एवरेज स्पीड से, हो सकता है वो बीच में थोड़ा स्लो चला हो, फास्ट चलाओ, जो भी चलाओ, लेकिन पी से आर तक पहुँचने में ये एवरेज स्पीड है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि व्हेन द पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर when he returns home after 2 hours. When he returns home after 2 hours, the reading is 12,416 kilometer. What is average speed of the car during this period and what is the average velocity? तो क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जाता है साइट सीइंग के लिए, तो जब वो घर से जाना स्टार्ट करता है तो उसकी कार की रीडिंग ये है 12,352 किलोमीटर, और फिर जब वो वापस आता है 2 घंटे के बाद, तब जो उसकी रीडिंग आ रही है कार की, वो आ रही है 12,416 किलोमीटर। क्वेश्चन है व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमेशा एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हमेशा आप पहले इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है एवरेज स्पीड के लिए। टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, देखिए जब घर से चलना स्टार्ट हुआ तो रीडिंग ये थी, और जब पहुंचा तो ये रीडिंग ये है, तो टोटल डिस्टेंस इनका डिफरेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आएगा 12,416 माइनस 12,352। ठीक है, तो 12,416 माइनस 12,352, यह आंसर आएगा 860, दैट मीन्स 68 किलोमीटर। ओके, 68 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। अब हमें टाइम देखना है, तो टाइम इसमें साफ साफ लिखा है 2 आवर्स, तो टाइम तो गिवन ही है। टोटल टाइम इज़ 2 आवर्स, यानी 2 घंटे उसे लगे। स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जो कि है 68 किलोमीटर, टोटल टाइम जो कि 2 आवर्स, तो ये आएगा 34 किलोमीटर पर आवर। 34 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। देखिए ये उसका घर था, यहाँ से वो गया साइट सीइंग करने, जैसे भी जहाँ भी गया, ठीक है, और फिर वो वापस आ गया। जैसे भी वो घूमता घामता वो गया, लेकिन फिर वो वापस घर आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी, पहला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब वो घर से चला और घर पे आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन घर थी और फाइनल पोजीशन भी घर ही है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा इनिशियल और फाइनल में? 0, क्योंकि जहाँ था वहीं आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और टाइम 2 है, तो आंसर आएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर। फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। एक पार्टिकल है जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसे हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस को टाइम का फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली करता ही है। तो आप एक तो आप बच्चे इससे कंफ्यूज हो सकते हैं बीच में मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिख दिया है। देखिए ये इसकी यूनिट है 2.5,
क्योंकि डिस्टेंस और यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ गई। ये इसकी यूनिट है, क्योंकि जब आप इसे सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगा और यूनिट आएगी मीटर। देखिए मैं अगर यूनिट टी स्क्वायर के भी पुट कर दूँ तो ये होगा 2.5, ठीक है, टी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा, तो इस यूनिट बन जाएगी 2.5 टी स्क्वायर मीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। पहला क्वेश्चन है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग टाइम दिस 0 to 5 सेकेंड। तो पहले 0 to 5 सेकेंड, ठीक है, तो पहले टाइम 0 से स्टार्ट होता है, तो टोटल टाइम उसने 5 सेकेंड लिया। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे टी पुट कर दो 5 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस आएगा, यहाँ पर आपको 5 सेकेंड पुट करना है, 2.5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मीटर। इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 5 सेकेंड में, और टाइम कितना देर का है? 5 सेकेंड। तो इसका मतलब करना क्या है? कैंसिल कर दो बस। तो आंसर आएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 12.5 ठीक है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये उस पार्टिकल की ये एवरेज स्पीड आ रही है ड्यूरिंग 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड। आगे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस यानी एग्जैक्टली 5 सेकेंड, 5th सेकेंड जो है उस मोमेंट पे बताओ, एग्जैक्टली 5th सेकेंड पर क्या उसकी स्पीड है वो बतानी है। अभी हमने जो निकाला था वो ड्यूरिंग 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड जब वो ट्रैवल कर रहा है तो कितनी एवरेज स्पीड रही वो बताया था। अब एग्जैक्टली 5 सेकेंड पे बतानी है, यानी अगर इसे मैं टाइम इंटरवल मान लूँ, ये 0 है ये 5 है, तो ये तो है एवरेज स्पीड, ठीक है, अलग अलग स्पीड हो सकती है बीच में, लेकिन एवरेज ये आया है। लेकिन अब पूछा है एग्जैक्टली 5th सेकेंड पर क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये पूछा है। तो इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है ds/dt, ठीक है। अब यहाँ पर s का एक्सप्रेशन पुट करना है, तो ds/dt, s का एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है 2.5 टी स्क्वायर, यूनिट है मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव करने के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ अगर किसी को नहीं ये फॉर्मूला पता। फिलहाल इसमें 2 चीज़ अभी आपको याद रखनी है, d/dx, ठीक है, a/f(x) अगर है, मतलब अगर ये a कोई नंबर है, इसे हम किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, अगर a कोई नंबर है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो a d/dx f(x) हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है d/dx x⁻n अगर है, तो आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्मूला ये है n x⁻n-1 हो जाएगा। जैसे कि अगर आप डेरिवेटिव करते हैं 5x⁻3 का, तो सबसे पहला काम करना है 5 को बाहर करना है, ठीक है, 5 बाहर आ जाएगा, dx³ उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो n की जगह यहाँ पे 3 है, तो आप लिखेंगे 3x⁻3-1, तो ये बन जाएगा 3x⁻2, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आप इसे बेटर वे में यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है dx7 या सपोज 4, तो आप इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप -7 बाहर करेंगे, d/dx x⁻4, ये बन जाएगा -7
इन मल्टीप्लाई 4, इसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो पहले जो पावर है उसे आप आगे लिख देंगे 4 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। देखिए यहाँ n था तो यहाँ पे n फिर n माइनस 1 था, तो मैंने यहाँ पावर 4 है तो 4 x रेज़ टू 4 माइनस 1 लिख दिया, तो यह माइनस 28 x रेज़ टू पावर 3। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2.5 कांस्टेंट है उसे तो हम बाहर कर देंगे, d अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं पावर में 2 है तो 2 को आप आगे ले आइए, t 2 माइनस 1, n माइनस 1 था, यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करके मिलेगा 5.0 t। ओके, दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। ये जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है t की टर्म्स में, t, ठीक है, तो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा गया था 5th सेकेंड पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 5th सेकेंड जो आ रहा है वो है 5.0 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि t की जगह आप 5 रख देंगे, तो इसका आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, गलती से यहाँ पे मैंने वेलोसिटी लिख दिया, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 5th सेकेंड इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एवरेज स्पीड से ज़्यादा है, 5th सेकेंड पे एवरेज स्पीड से ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करेंगे एसेलरेशन। तो एसेलरेशन भी 2 तरह का होता है, एवरेज एसेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। तो बेसिक मीनिंग एसेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एवरेज एसेलरेशन का मतलब एक टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टाइम। तो एवरेज एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक कोई मान लो कार ड्राइव कर रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी वो स्पीड बढ़ाएगा, कभी जो है कभी कम करेगा, तो चेंज होता रहेगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे। पर हम क्या करेंगे, हम मान लो 2 टाइम इंटरवल पे देखना है, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड है, यहाँ t इक्वल टू 10 सेकेंड है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमें तो बस यहाँ पे स्पीड देखनी, वेलोसिटी देखनी है, कितनी वेलोसिटी यहाँ पर है। वो वेलोसिटी मान लो यहाँ v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। तो हम इससे बीच में क्या चेंजेस हुए वेलोसिटी में, हम उस पर कंसीडर ही नहीं करेंगे। हो सकता है बीच में v1 से कहीं 0 भी हुआ हो, फिर इंक्रीज़ हुआ हो, v2 ज़्यादा हुआ हो, फिर v2 है। एवरेज एसेलेरेशन निकालने में हम सिर्फ 2 टाइम जो जिस टाइम इंटरवल के बीच में निकालना है, तो उस टाइम इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप वेलोसिटी निकालेंगे। 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अभी इसे इनिशियल बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ कंसीडर करना शुरू किया है, इसे फाइनल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ टाइम 0 नहीं है, मैं इसे इनिशियल क्यों बोल रहा हूँ। इनिशियल तब होता है जब हम कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने t = 2 सेकंड पे कंसीडर करना स्टार्ट किया, तो मैं इसे इनिशियल बोलूँगा, इसे फाइनल बोलूँगा। तो एवरेज एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यह चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये आपको मिलेगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एवरेज एसेलरेशन का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे अभी हमने इसे पहले पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उनमें क्या था कि एक इंस्टेंट पे क्या स्पीड होगी या एक इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी। एक इंस्टेंट होता है एक मूवमेंट पर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन का मतलब है कि किसी टाइम मूवमेंट पर क्या एसेलरेशन है, उसे कैसे मिलेगा वो फॉर्मूला,
उसके लिए डेल्टा टी को ज़ीरो की तरफ ले जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली ज़ीरो के बहुत क्लोज ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए लिमिट लगाओगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जब आप ये लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा टी को अप्रॉक्सीमेटली आप ज़ीरो के पास ले गए, बस ज़ीरो नहीं किया है, तो वो एक मूवमेंट बन गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वी बाई डी टी से। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि हम एवरेज डिस्कस नहीं कर रहे। तो एसेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगर मैं बार लगा दूँ तो इसका मतलब है एवरेज एसेलरेशन। अगर सिंपल ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है डी वी बाई डी टी। लेट अस टेक सम प्रॉब्लम्स। बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 9.75 प्लस 1.50 टी क्यूब, वेयर t इज़ इन सेकेंड्स। तो t तो टाइम है और x क्या है, पोजीशन। कैलकुलेट v बार मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करना है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड टाइम हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। देन वी नीड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रेसनिक हैलिडे बुक से लिया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पोजीशन का एक्सप्रेशन आपको दिया गया है कि पोजीशन किस तरह से टाइम पर डिपेंड करता है। तो इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। एक्स टी इज इक्वल टू 9.75 प्लस 1.50 टी क्यूब मीटर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। ठीक है, केवल 1 ही सेकंड बीच में आएगा। 2 सेकंड, टी इक्वल टू 2 सेकंड से टी इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में निकालना है। तो इसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सबसे पहले आपको सोचना है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बाय या डेफिनेशन क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या इसी चीज़ को क्या कहते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नाउ फाइनल पोजीशन का मतलब है T2 पर बताइए, और इनिशियल पोजीशन है यानी T1 पे पोजीशन बताइए, और टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कीजिए, यानी T2 माइनस T1 से डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पर जो ए पार्ट है उसमें क्या बोला गया है कि T1 है 2 सेकेंड। ठीक है, ये लिखा है ना, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो T1 हो गया 2 सेकेंड, T2 हो गया 3 सेकेंड, T2 हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे पहले xt2 और xt1 निकालना होगा, उन्हें यहाँ मैं पुट करूँगा और तब एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो xt1 के लिए क्या करेंगे, आपको x का पूरा एक्सप्रेशन गिवन है, बस यहाँ पे t पुट करना है। तो आपको मिलेगा 9.75 प्लस 1.50 2.00 होल क्यूब। ठीक है, इससे आंसर आएगा 1.75। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे पोजीशन एट टाइम T2। टाइम T2 क्या है, टाइम T2 है 3, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आप t की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो x का एक्सप्रेशन गिवन है, t की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 3। तो आप इसे लिखेंगे 9.75 प्लस 1.50 3.00 होल क्यूब। इसे सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 50.25 मीटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपने फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन निकाल लिया, तो आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो आप इसमें लिखेंगे पोजीशन एट इक्वल टू 3 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 2 सेकेंड अपॉन टाइम 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड।
ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा आप देख सकते हैं कि हमने जो डिटरमाइन किया था x इजिकल टू T1, तो ये 21.75 आया था और x इजिकल टू T2 50.25 आया था। तो 50.25 माइनस 21.75 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी आ रही है 28.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये बिटवीन 3 सेकेंड टू 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए पहले हमें यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो एक्चुअली में पोजीशन का एक्सप्रेशन दे रखा है। तो सबसे पहले इससे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन t की टर्म्स में निकालना पड़ेगा और तब मैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, वो था vt इज इक्वल टू d अपॉन dx अपॉन dt, यानी चेंज ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यह पोजीशन dxt है, ये है चेंज इन पोजीशन और ये टाइम इंटरवल। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। हमें यहाँ पर x का एक्सप्रेशन पुट करना होगा जो गिवन है। x का एक्सप्रेशन गिवन है 9.75 प्लस 1.50 t क्यूब। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर होता है तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। तो आपको मिलेगा vt इज इक्वल टू d अपॉन डी टी 9.75 प्लस d अपॉन डी टी 1.50 t क्यूब। जिन बच्चों ने अभी तक डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो मैं अब उनको बेसिक यहाँ बता देता हूँ फॉर्मूले, फिर हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि d अपॉन डी एक्स एक्स रेस्ट टू पावर n अगर है तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, x रेस्ट टू पावर n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले n को आगे लिख दीजिए, x रेस्ट टू पावर फिर n में से 1 माइनस कर दीजिए पावर में से। तो पहले n को सामने रखना है और पावर में से फिर 1 माइनस कर देना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन x का है, मान लो fx है और ये एक c कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई में और इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले कांस्टेंट बाहर आ जाता है, c d अपॉन डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे करना है d अपॉन डी एक्स 5 एक्स रेज टू पावर 4, तो सबसे पहले ये 5 क्योंकि कांस्टेंट है ये तो बाहर आएगा, 5 d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4 और यूजिंग दिस फॉर्मूला, देख यहाँ पे एक्स रेज टू पावर है ना, यहाँ पे भी एक्स रेज टू पावर 4 है तो n की जगह 4 है। इसको आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, पहले 4 आगे आ जाएगा, 4 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो आपको मिलेगा 20x क्यूब। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट किसी के रेस्पेक्ट में कभी चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। ठीक है, इसका चेंज 0 होगा, इसीलिए 0 है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, तो आपको मिलेगा vt इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस, देखिए मैंने आपको बताया कांस्टेंट को पहले बाहर करना है, तो ये जो कांस्टेंट है 1.50 इसे आप बाहर कीजिए, इसे आप बाहर करेंगे तो ये मिलेगा 1.50 d अपॉन डी टी टी क्यूब। ओके, इसके बाद t क्यूब का डेरिवेटिव करना है t के रेस्पेक्ट में। तो क्या बताया था, सबसे पहले नंबर ये पावर बाहर लिखी जाती है, n को पहले लिखा जाता है, फिर x रेज़ टू n माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.50 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो आपको मिलेगा 4.5 t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है फिजिक्स में, तो यूनिट ज़रूर लिखें, ठीक है, अदरवाइज़ हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, जहाँ जहाँ आप यूनिट छोड़ेंगे आधा नंबर कट जाएगा। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, टी की टर्म्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख दी है। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए एट टाइम 2 सेकेंड, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 2 पुट कर देना है, तो इसमें 2 पुट कर दो, तो 4.5 इंटू 2 स्क्वायर
इसका मतलब 18.0 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू दिस 18, ठीक है। सी पार्ट में पूछा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो इसके लिए आप यहाँ 3 पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर, तो ये आएगा 4.5 इंटू 9, और इसका आंसर आपको मिलेगा 40.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डी पार्ट में पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड, तो 2.5 पुट कर देंगे, होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 28.125 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया नहीं गया, लेकिन अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन निकालिए, एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक है, बिटवीन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछते तो हम कर देते T इक्वल T2 VT2 माइनस VT1 अपॉन T2 माइनस T1। मान लो यहाँ पे T1 बोल देते कि 2 सेकेंड है और T2 अगर 3 सेकेंड है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, VT2 और T3 आप डिटरमाइन कर चुके हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड निकालने के लिए आप यहाँ पे पहले वेलोसिटी लिखते, वेलोसिटी पहले T2 यानी यहाँ पे 3 सेकेंड है, माइनस VT1 जो कि 2 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 यानी 3.00 माइनस 2.00, इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर देते और यहाँ से एवरेज वेलोसिटी सॉल्व करके आप डिटरमाइन कर लेते। तो जैसे 3 सेकेंड पे दे दिया आ रहा था 40.5, 2 सेकेंड पे आ रहा था 18.0 डिवाइडेड बाय 1, तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पूछता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस तरह के, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों ये 6th प्रॉब्लम भी रेसनिक हैलिडे फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स से ही मैंने ली है। क्वेश्चन है एट अ सर्टेन टाइम अ पार्टिकल हैड स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 2.4 सेकेंड लेटर इट्स स्पीड वॉज 30 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। What is the average acceleration of the particle during 2.4 सेकेंड इंटरवल। चलिए पहले देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, हो क्या रहा है। नंबर्स पे मत जाइए कि यहाँ 18 दे रखा है तो मैं इनिशियली हो गया, फाइनल हो गया। हो सकता है क्वेश्चन हो भी जाए, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होगा जब तक आप सिचुएशन को प्रॉपरली समझेंगे नहीं। अब क्वेश्चन में ये है कि किसी मोमेंट पर पार्टिकल की स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखिए हमें पता है ये एक्स एक्सिस होती है, तो इधर एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानते हैं क्योंकि यहाँ ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो बोला ये क्या है कि किसी मोमेंट पे एक पार्टिकल, ठीक है, कि इस पार्टिकल हैज़ स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है और स्पीड दे रखी है उसकी 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, नहीं ये गिवन है 2.4 सेकेंड के बाद स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। तो सिचुएशन ये बनी है और टाइम इंटरवल कितना लगा है 2.4 सेकेंड। इनिशियल है 18 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, फाइनल है 30 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में। टाइम इंटरवल जो लगा है 2.4 सेकेंड। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो मैंने भी आपको बताया था वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो फाइन इसमें देखिए ये है वन डायमेंशनल मोशन। तो जब भी आप वन डायमेंशनल मोशन करेंगे तो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, एक डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड है 18 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप इसे प्लस 18 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। v2 यानी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आप इसे माइनस 30 मीटर पर सेकेंड लेंगे। क्लियर हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्वियसली वेलोसिटी के लिए होगा, टाइम की कोई बात नहीं करेंगे। टाइम इंटरवल में ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा v2 यानी कि माइनस 30
माइनस V1 दैट मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा A इज इक्वल टू माइनस 48 अपॉन 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल जाएगा 20। सो A इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो हो ये रहा है कि पार्टिकल तो इधर की तरफ जा रहा है बट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बॉडी पर। फोर्स को हम काइनेमेटिक्स में कंसीडर नहीं करते, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स है, पार्टिकल आगे जा रहा है पर एक अपोजिंग फोर्स है जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन है और वो उसे स्लो कर रहा है। पहले वो स्लो हो रहा है, फिर कहीं उसकी वेलोसिटी वो स्लो हो रहा है, वो आगे तक गया होगा, वेलोसिटी ज़ीरो हुई होगी और उसके बाद उस फोर्स से या उस नेगेटिव एक्सेलरेशन ने उसकी स्पीड बढ़ाई होगी और स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी। इस सिचुएशन को समझो, हुआ क्या है समझ में आया? पार्टिकल पहले जा रहा है 18 मीटर पर सेकंड से, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब पार्टिकल की स्पीड कम होती जा रही है, कहीं वो रुका, फिर उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते, क्योंकि फोर्स लगा कंटिन्यूसली लग रहा है, वही फोर्स उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है और यहाँ पर फोर्स वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये है पूरा सिचुएशन। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स रेसनिक हेलिडे से ही लिया है। क्वेश्चन है इफ ए पार्टिकल्स पोजीशन इज गिवन बाय दिस। तो पार्टिकल का पोजीशन किसी टी टाइम पे इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है, टाइम इज इन सेकंड्स एंड एक्स इज इन मीटर्स। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी कितनी होगी t इक्वल टू 1 सेकंड पर। अब ये t इक्वल टू 1 सेकंड का बोला गया है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इज इट मूविंग इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x जस्ट देन। तो यानी एग्जैक्टली उस मूवमेंट पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बताना है। व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट देन, उस मूवमेंट पर उसकी स्पीड कितनी है ये बताना है। इज द स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एग्जैक्टली उस मूवमेंट पर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें सिर्फ पोजीशन का एक्सप्रेशन दे दिया गया है, वो है 4 - 12t + 3t स्क्वायर मीटर्स। ओके, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा और वो होता है vt इज इक्वल टू dx अपॉन dt। यहाँ पर ये नोट कर लो, ये t मल्टीप्लाई में नहीं है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि x इज़ द फंक्शन ऑफ t, यानी x t पे डिपेंड करता है और डिपेंड इस एक्सप्रेशन के थ्रू करता है। ठीक है, अब आप पहले से पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा d अपॉन dt 4 - 12t + 3t स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो vt इज इक्वल टू लीनियर ऑपरेटर है d अपॉन dt, तो सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। d अपॉन dt 4 - d अपॉन dt 12t प्लस d अपॉन dt 3t स्क्वायर। ओके, नाउ 4 एक कांस्टेंट है तो ये इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। 12 बाहर आएगा पहले, तो ये -12 d अपॉन dt अपॉन dt, 3 भी बाहर आ जाएगा तो d अपॉन dt t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या करना है, देखिए t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, तो t की पावर आप यहाँ पे 1 मान सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, पावर देखिए, पावर 1 मान सकते हैं। मैं एक बार और यहाँ लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए। मैंने ये बताया था d अपॉन डी एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n - 1। तो पावर -12, अब पावर कितनी है 1, तो यहाँ 1 आएगा और t रेज़ टू पावर 1 - 1। ठीक है, पावर लिखो, फिर 1 n - 1 यानी 1 - 1 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 t रेज़ टू पावर 2 - 1। तो आपको मिलेगा vt इज इक्वल टू -12 t रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1, ये मल्टीप्लाई में है तो ये तो 1 हो गया, प्लस 6 t रेज़ टू पावर 1 2 - 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t, यानी कि t किस तरह से t पे v किस तरह से t पे डिपेंड कर रहा है, ये वो चीज़ हमें इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के थ्रू पता चल रहा है।
क्वेश्चन में पहला इसमें पूछा गया है कि वेलोसिटी बताइए 1 सेकंड पर, तो आपको इसमें t = 1 सेकंड बस पुट कर देना है। तो 12 - 12 + 6 × 1, तो आंसर आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड। पहला पार्ट हो गया, क्योंकि पूछा गया था कितनी वेलोसिटी है, तो आप बताएंगे -6 मीटर पर सेकंड। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, या जिस कन्वेंशन को नेगेटिव माना गया उस तरह मूव कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे कि नेगेटिव x डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। यानी पार्टिकल, ये पार्टिकल है और पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये आप नोट कर लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड एट दैट मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is equal to instantaneous speed at that moment, at that same moment। उसी मोमेंट की बात की जा रही है, सेम मोमेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैंने बोला कि t = 1 सेकेंड पर पार्टिकल की ये वेलोसिटी है -6 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस साइन तो ये शो कर रहा है कि वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, और एग्जैक्टली 6 मीटर पर सेकंड ये शो कर रहा है कि जो उसकी स्पीड है उस मोमेंट पर वो है मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन मिला दो तो वेलोसिटी, और डायरेक्शन हटा दो, केवल इसकी बात करो तो वही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको याद रखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम मोमेंट पर एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है एग्जैक्टली इस, अगर आपसे पूछा जाए, आई थिंक यही आगे पूछा गया है कि आप इसी मोमेंट पर इसकी स्पीड बताइए, तो आपको कुछ सॉल्व करके निकालना नहीं है। स्पीड एट दिस मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कोई स्पीड कितनी है यहाँ पर? 6 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में पहले देखिए क्या लिखा है, इज इट मूविंग इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन? तो हमने देख लिया नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। वॉट इज इट्स स्पीड जस्ट देन? तो एग्जैक्टली उस मूवमेंट में स्पीड बताइए। तो अभी हमने बताया कि स्पीड कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो वह 6 मीटर पर सेकेंड, और यही इस इंस्टेंट पर स्पीड है। नेक्स्ट पार्ट है, इज द स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जस्ट देन? एग्जैक्टली उस मोमेंट पर स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? अब देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब डायरेक्शन तो यहाँ कोई चेंज हो नहीं रही, ठीक है, मेनली यहाँ बात चल रही है मैग्नीट्यूड की। तो आपको क्या करना है, एसेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा। तो आपको ये वीटी दे रखा है, पहले एसेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालिए, फिर हम निकाल पाएंगे कि एसेलरेशन देखना पड़ेगा, एसेलरेशन 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उससे ही क्लियर होगा स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो वीटी का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला वो है -1260 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आपको एसेलरेशन निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन इज गिवन बाय dv/dt। इसमें आप पुट कर दीजिए ये एक्सप्रेशन -12 + 60, ओके। तो जब आप इसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए -12 का डेरिवेटिव क्या आएगा? -12 का डेरिवेटिव तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कांस्टेंट है, तो -12 का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? -12 का डेरिवेटिव आना चाहिए 0, 6 बाहर आ जाएगा dt/dt। और अभी हमने देखा था t का डेरिवेटिव क्या आया था? t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पार्टिकल तो मूव कर रहा है t = 1 सेकेंड पर 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इन नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन एसेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं इधर की तरफ एसेलरेशन होगा उसका,
एसिलेशन इधर होगा यानी फोर्स है इधर की तरफ, बिना फोर्स का एसिलेशन तो होता नहीं है, यानी इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी पर, ठीक है। और अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो फोर्स इसको स्लो करेगा, और स्लो करने का मतलब है स्पीड डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर आएगा कि एग्जैक्टली इस मूवमेंट पर स्पीड डिक्रीज होगी, मतलब इस मूवमेंट पर स्पीड डिक्रीज हो रही होगी, आगे का पता नहीं, लेकिन एग्जैक्टली इस मूवमेंट पर स्पीड डिक्रीज होगी। आगे क्या एसेलेरेशन हमें नहीं पता, इस मूवमेंट का हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो हालांकि इस एसेलेरेशन कांस्टेंट है तो हमें ये पता चल रहा है कि एसेलेरेशन कांस्टेंट है, तो आगे जैसे जाएगा तो ऑब्वियसली आगे फर्दर भी डिक्रीज ही होगी, लेकिन इस मूवमेंट पे डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया बच्चों? ये 8th क्वेश्चन मैंने लिया है एस सी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिजिक्स को समझने की, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में ये है, इसमें ये एक्चुअली मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। एन ऑब्जेक्ट मे हैव वैरिंग स्पीड विदाउट वैरिंग वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ ए पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं कि आप सारे पढ़ने लगे, बस ए पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड वैरी कर रही हो लेकिन वेलोसिटी वैरी ना कर रही हो? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर केवल स्पीड और वेलोसिटी बोल रहे हैं या एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस, मेनली इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड वैरी कर रही हो पर वेलोसिटी वैरी ना कर रही हो? देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर स्पीड वैरी कर रही है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैरी कर रहा है, और अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वैरी कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी तो वैरी करेगी। तो ये विदाउट लिखा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि स्पीड वैरी करे पर वेलोसिटी वैरी ना करे। ठीक है, ये तो यही कह रहे हैं ना कि वैरिंग स्पीड विदाउट यानी स्पीड तो वैरी करे लेकिन वेलोसिटी वैरी ना करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पीड अगर वैरी करेगा तो वेलोसिटी को वैरी करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, तो ए ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब बी पर आते हैं। वैरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो वैरी कर रही हो लेकिन स्पीड वैरी ना कर रही हो? तो आप सबसे पहले एक मोमेंट पॉज करके आप पहले जवाब देना, उसके बाद आप इसे सुनना आगे। देखिए एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, और वो 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो अगर आप ए पॉइंट पे देखेंगे तो स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन इधर है। दूसरी किसी पॉइंट पे देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो गई तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो गई, हालांकि स्पीड चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि स्पीड तो कांस्टेंट हो, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी तो वैरी कर रही है बट स्पीड वैरी नहीं कर रही। तो ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी वैरी करे विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड वैरी नहीं कर रहा, आप किसी भी जगह चले जाइए 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी वैरी कर रही है। अब सी ऑप्शन पे आते हैं। नॉन जीरो एसेलरेशन यानी एसेलेरेशन तो नॉन जीरो है विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एसेलरेशन तो जीरो ना हो, यानी कि नेट फोर्स तो कुछ ना कुछ है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा है विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी वैरी नहीं कर रही है। देखिए जब हम ये सब डिस्कशन करते हैं और आपको एज्यूम करना होता है, इमेजिनेशन करना होता है, हमेशा स्पेस एज्यूम कीजिए कि स्पेस में कोई बॉडी है, कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा। अब लिखा है नॉन जीरो एसेलेरेशन, तो एक फोर्स लग रहा है उस पर। नॉन जीरो एसेलेरेशन का मतलब एक सिंगल फोर्स एज्यूम कीजिए कि लग रहा है, एक सिंगल फोर्स की वजह से नॉन जीरो एसेलरेशन है। तो अगर एक सिंगल फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, मान लो बॉडी स्पेस में उस पर सिंगल फोर्स लग रहा है जो कि नॉन जीरो है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी वेलोसिटी वैरी ना करे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर स्पेस में किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है
नॉन ज़ीरो फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी को वेरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे आप न्यूमेरिकली ऐसे समझ सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। यहाँ से डी वी इज़ इक्वल टू ए डी टी हो गया। अब टाइम इंटरवल तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन को भी बता दिया कि नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये तो ज़ीरो है नहीं, तो ये ओवरऑल नॉन ज़ीरो ही होगा, यानी नॉन ज़ीरो का मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी वेरी ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, बिना नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन अगर है तो वेरिंग वेलोसिटी तो होगी। ठीक है, अब उसके बाद डी ऑप्शन पे आते हैं। नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन तो नॉन ज़ीरो है विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन तो नॉन ज़ीरो है पर स्पीड वेरी ना करे? देखिए ऐसा पॉसिबल है, वो तब है, अगेन इसी केस में पॉसिबल है जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स लग रहा होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्योंकि फोर्स लग रहा होता है तो उसमें एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स एक सेंटर की तरफ फोर्स है, लेकिन और नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड वेरी नहीं कर रही, तो विदाउट यानी बिना स्पीड वेरी किए भी नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन हो सकता है। देख सकते हो ना यहाँ पे सिचुएशन, नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन है, नॉन ज़ीरो फोर्स है, बट इसकी स्पीड वेरी नहीं कर रही है। स्पीड तो कांस्टेंट है, हाँ वेलोसिटी वेरी करेगी, बट यहाँ स्पीड की बात की है तो स्पीड वेरी नहीं कर रही। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी और डी करेक्ट हैं, लेकिन ए और सी रॉन्ग है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा से ही लिया है। ये भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इसे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पार्टिकल गोइंग इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले इन्होंने बोल दिया एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी आप एक आसान करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कहीं मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करेंगे। क्या वाई एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसान के लिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है, इफ़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि देखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, तो मान लेते हैं कि एजम्पशन लेते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि वेलोसिटी पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो पार्टिकल इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। अब क्या बोला है आगे? एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए जब भी एक्सेलरेशन का मतलब होता है तो यानी फोर्स पिक्चर में है, वो अलग बात है, हम बात करें ना करें, यानी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जा रहा है इस पार्टिकल पर। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये स्लो होता हुआ आगे जाएगा, आगे जा रहा है पर ये स्लो होता रहेगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें बोला गया है ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। इफ पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। चेक कर लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्या बोला? पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन। मान लेता हूं कि पार्टिकल -3 पर रखा हुआ है यहाँ, ठीक है, तो इसकी पोजीशन नेगेटिव हो गई, ठीक, एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट, तो पोजीशन तो मैंने नेगेटिव कर दी, तो वेलोसिटी को मुझे पॉजिटिव करना है, तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पोजीशन नेगेटिव क्योंकि -3 पर है, और वेलोसिटी पॉजिटिव, मान लो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो बोला गया है कि वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। तो वो तो ऑब्वियस ही बात दिख रही है कि है तो नेगेटिव पे, लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो अगर पार्टिकल 4 पर है, ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन तो मैंने पॉजिटिव कर दी, लेकिन वेलोसिटी को मैं नेगेटिव डायरेक्शन पे ले रहा हूँ, तो भी पार्टिकल आप देख सकते हैं ओरिजिन की तरफ ही जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ गया? सी ऑप्शन देखते हैं। इफ वेलोसिटी इज 0,
एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एसेलरेशन शुड ऑल्सो बी ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट, तो एसेलरेशन को भी उस पर ज़ीरो होना चाहिए। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा अगर वेलोसिटी किसी मूवमेंट में ज़ीरो तो एसेलरेशन भी ज़ीरो होगा? तो आप देखिए, अगर कोई बॉल है, इसे आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो ऊपर की तरफ जब बॉल जाएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी? नहीं, उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी, और एक मोमेंट पर वो रुकेगा और फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस मोमेंट पे वो रुक रहा है उस मोमेंट पे क्योंकि वेलोसिटी रुक गया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। लेकिन क्या उस मोमेंट पे अर्थ ने उस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, अर्थ तो कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही है। तो इसका मतलब एसेलरेशन भी नीचे की तरफ, यानी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये वो मोमेंट है जहाँ पर वेलोसिटी तो ज़ीरो हो रही है लेकिन एसेलरेशन नॉन ज़ीरो है। तो क्वेश्चन ये पूछा था, ऑप्शन ये था कि इफ़ वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एट एन इंस्टेंट तो एसेलरेशन शुड ऑल्सो बी ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट? नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो पर एसेलरेशन नॉन ज़ीरो हो। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी किसी मोमेंट पे ज़ीरो है तो एसेलरेशन भी ज़ीरो होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, पार्टिकल स्लो हो रहा है तो पार्टिकल पहले स्लो होगा, रुकेगा, फिर इधर की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो जब वो रुकेगा वहाँ वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई पर एसेलरेशन तो हम कंटिन्यूसली लगा रहे हैं। अब ऑप्शन डी पे आते हैं। इफ़ वेलोसिटी इज़ ज़ीरो फॉर टाइम इंटरवल द एसेलरेशन इज़ ज़ीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। देखिए, अगर वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल की बात की जा रही है तो अगर वेलोसिटी उस पूरे टाइम इंटरवल में ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब एसेलरेशन भी ज़ीरो है, क्योंकि अगर एसेलरेशन नॉन ज़ीरो होता तो एक मूवमेंट की बात तो नहीं है, लेकिन अगर टाइम इंटरवल में एसेलरेशन नॉन ज़ीरो रहे तो वो वेलोसिटी को ज़ीरो रहने ही नहीं देगा, वो वेलोसिटी में चेंज कर देगा, ठीक है। अगर एसेलरेशन ज़ीरो है तभी वेलोसिटी ज़ीरो रह सकती है एक टाइम इंटरवल में। अगर एसेलरेशन नॉन ज़ीरो हो, मान लो एक पार्टिकल रखा है, वेलोसिटी ज़ीरो है, या इसी की बात कर लें, ये वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई, तो क्या यहाँ पर 2 सेकंड या 3 सेकंड तक ये रुक सकता है? नहीं, क्योंकि एसेलरेशन नॉन ज़ीरो है। ये तभी रुक सकता है यहाँ पर अगर एसेलरेशन को ज़ीरो कर दिया जाए, ठीक है। कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो वो तभी रुक सकता है, उसकी वेलोसिटी तभी ज़ीरो हो सकती है जब एसेलरेशन ज़ीरो, अदरवाइज एसेलरेशन उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा ही करेगा। तो डी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। A person traveling on a straight line moves with uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for next equal time। तो एवरेज वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। देखिए, एक पर्सन है, वो कुछ डिस्टेंस तो v1 स्पीड से कुछ टाइम के लिए v1 स्पीड से चल रहा है और कुछ टाइम के लिए वो v2 स्पीड से चल रहा है। हमें पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम यही यूज़ करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको अगर मैं ए से सी तक की बात करूँ तो ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? v1 इंटू टी1। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से सी तक v1 इंटू टी1 प्लस सी से बी तक कितना होगा? v2 इंटू टी2। और टोटल, अच्छा टाइम यहाँ पे सेम है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। अब अगर मैं, क्योंकि दोनों सेम है तो मैं मान लेता हूँ कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, दोनों बराबर है। तो v1t प्लस v2t अपॉन 2t, इसका आंसर आएगा v1 प्लस v2 बाय 2। तो अगर कोई पार्टिकल कुछ टाइम के लिए v1 स्पीड चल रहा है, कुछ टाइम के लिए v2 स्पीड चल रहा है, तो उसकी एवरेज सेम टाइम के लिए तो उसका एवरेज वेलोसिटी आएगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो बच्चों, यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।